Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi. This video is about Essay 501 for CA intermediate students. We already have uploaded a video for Essay 500. Please do watch the video if you haven't already. And more videos are coming up for audit for CA intermediate students. So please stay tuned with us. And now let's get started with SA 501. SA 501 क्या कहता है भाई? देखो, हमने SA 501 में हमने SA 500 में पढ़ा था ऑडिट एविडेंस के बारे में। तो उसने बहुत ही यूनिवर्सल बातें कर दी थी ऐसे कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके रिलेवेंस रिलायबिलिटी क्या होता है, बहुत कुछ उसने ऑडिट एविडेंस के बारे में जनरल बातें हमें बता दी थी। लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन देखने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। मतलब 3 आइटम्स के बारे में अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो 3 आइटम्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। एक तो इन्वेंट्री के बारे में, एक लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के बारे में और एक सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जब हम इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा एज ऑडिटर्स? हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई अपने को सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। किस लिए करने हैं? ताकि हम ये कह सकें कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, उसकी कंडीशन कैसी है, उस पर ओपिनियन दे सकें। ठीक है। दूसरा, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन और क्लेम्स पे अपनी ओपिनियन दे सके। तीसरा, ये बोल सकें कि जो प्रेजेंटेशन है और डिस्क्लोजर है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। ये सब चीजें अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से। तो इन्वेंट्री में अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? वो क्या करेगा? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का पार्ट बन जाएगा। अब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का जब वो पार्ट बनेगा तो वो वहां पे जाके क्या करेगा? वो इवेलुएट करेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को, कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, काउंट प्रोसीजर है, वो कैसा है, उसका इवेलुएट करेगा। फिर ऑब्जर्व करेगा काउंट प्रोसीजर को। पहले मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को इवेलुएट करेगा कि वो किस हद तक ठीक है या वो किस हद तक अप्रोप्रिएट है इस कंडीशन में, इस इन्वेंट्री के लिए। और फिर वो उस प्रोसेस को एक्चुअल में ऑब्जर्व करेगा। और फिर क्या करेगा? वो उसमें टेस्ट काउंट भी परफॉर्म कर लेगा कि जाके कुछ आइटम्स खुद गिन लिए, कुछ आइटम्स खुद काउंट कर लिए उसने। फिर इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट भी कर लेगा, उठा के देख लेगा इधर उधर से कि भाई कैसी है इन्वेंट्री, कंडीशन अच्छी है या नहीं है इन्वेंट्री की, ऐसा तो नहीं है सड़ा गला माल रखा है। तो वो जब फिजिकली अवेलेबल होगा इन्वेंट्री काउंट के टाइम पे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के टाइम पे इफ ही इज अवेलेबल, तो वो 4 चीजें देखेगा। मैनेजमेंट का प्रोसीजर देखेगा, उसको इवेलुएट करेगा। उसके बाद प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा कि इन्वेंट्री काउंट कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये 12 का 10 तो नहीं लिख दे रहे हैं इन्वेंट्री काउंट में। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट काउंट खुद परफॉर्म कर लेगा और इंस्पेक्ट कर लेगा इन्वेंट्री को। उसके बाद एक और चीज वो करेगा टू कंडीशन और एग्जिस्टेंस के लिए। वो क्या करेगा? जो भी इन्वेंट्री का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको चेक करेगा विद द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के साथ। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो परफॉर्म करेगा। पहला, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का को अटेंड करेगा। दूसरा, चेक करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के रिकॉर्ड्स को और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ठीक है। उसके बाद कुछ मैटर्स हैं। अब मान लो वो जा रहा है, उसने डिसाइड करा कि वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करेगा, तो कुछ प्लान बनाएगा वो जाने से पहले। क्या प्लान्स बनाएगा? उसके प्लानिंग में क्या क्या मैटर्स को वो कंसिडर करेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे मेरी इन्वेंट्री रखी हुई है, कहाँ कहाँ पे रखी हुई है इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पे रखी हुई है, किस तरह की इन्वेंट्री रखी हुई है, कितने वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउस 1 है, ये वेयर हाउस 2 है, ये वेयर हाउस 3 है, ये वेयर हाउस 4 है। यहाँ पे जो इन्वेंट्री रखी है इसकी मटेरियलिटी क्या है, इसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। इस तरीके से वो सारी की सारी जो इन्वेंट्रीज हैं उनकी लोकेशंस को, उनकी मटेरियलिटी को, उनके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटरमाइन करेगा बिफोर अटेंडिंग द फिजिकल काउंट, ताकि वो जज कर सके कि यार मुझे वेयर हाउस 1 में जरूर अवेलेबल होना चाहिए, एक बार को मैं वेयर हाउस 3 चाहे जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी कम है, इन्वेंट्री का जो मटेरियलिटी है वो भी कम है। कि ये जो इन्वेंट्री है, मान लो इन्वेंट्री हमारी टोटल 10,000 की है और वेयर हाउस 1 में रखी है 9,000 की इन्वेंट्री और वेयर हाउस 2 में रखी है सिर्फ 1,000 की इन्वेंट्री, तो वेयर वुड यू गो? आप इसका इन्वेंट्री काउंट, ऑफकोर्स आप डेफिनेटली इसके वेयर हाउस 1 के इन्वेंट्री काउंट को का पार्टिसिपेट करोगे। तो ये डिटरमाइन करना जरूरी हो जाता है कि फिर आप देखोगे कि कहीं इन्वेंट्री इस नेचर की तो नहीं है जिसकी मुझे जानकारी ही नहीं है, तो मुझे किसी एक्सपर्ट की तो जरूरत तो नहीं है, उनको बोलते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो उसकी नीड तो नहीं है मुझे। एडिक्वेट प्रोसीजर्स, अब हम यहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं अगेन कि जो प्रोसीजर्स हैं
मैनेजमेंट की है वो एडिक्वेट है भी या नहीं है। तो फिर अगर एडिक्वेट उसको लगेंगे तो ठीक है, नहीं लगेंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो हो सकता है वहाँ पे फिजिकल काउंट के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहे, थोड़ी ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को देखे। टाइमिंग ऑफ काउंट, 31 मार्च अपनी कट ऑफ डेट है, तो टाइमिंग ऑफ काउंट क्या है, इससे पहले हो रहा है, इसके बाद हो रहा है, कब हो रहा है, वो टाइमिंग ऑफ काउंट भी क्या बोलते हैं, प्लान करते हुए एक इंपॉर्टेंट मैटर की तरह वो कंसिडर करेगा कि टाइमिंग ऑफ काउंट क्या है, कट ऑफ डेट से ज़्यादा पीछे तो नहीं है, कट ऑफ डेट से ज़्यादा आगे तो नहीं है। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री के रिगार्ड्स में इंटरनल कंट्रोल पहली बात एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते, करते हैं तो क्या इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं या नहीं है, वो जज करना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, नेचर ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी किस नेचर की है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस में जो इन्वेंटरी पड़ी हुई है वो कितनी कंप्लीट है, कितनी इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ मैटर्स हैं जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट के टाइम पे रेलिवेंट होते हैं फॉर दी ऑडिटर्स जब वो प्लान करते हैं अपनी विजिट। अगर अब देखो, अब अगली 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 चीज क्या है कि अगर इन्वेंट्री काउंट किसी और डेट पे हो रही है, ठीक है, अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो किसी और डेट पे हो रही है, तो वो क्या करेगा, ऑडिटर इंश्योर करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लो ये 31 मार्च है, लेकिन इन्वेंट्री काउंट हो गई यहाँ पे आपका 20 मार्च को। तो ऑडिटर क्या करेगा कि इस पीरियड में जितना भी चेंजेस आया है, जितनी भी चेंजेस आई है इन्वेंटरी में बिटवीन द काउंट डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, ये एक अलग से एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इसके लिए, ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए। इफ द ऑडिटर डज नॉट अटेंड फिजिकल काउंट, मान लो वो किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से फिजिकल काउंट अटेंड नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, किसी और दिन जाके, किसी ऑल्टरनेट डेट पे जाके उस फिजिकल काउंट को परफॉर्म कर लेगा। और जो भी एक्चुअल डेट हुई होगी फिजिकल काउंट की, और जो ये एडिशनली जाके ऑल्टरनेट डेट पे जाके, जिस डेट पे जाके ये फिजिकल काउंट को परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट फिजिकल काउंट नहीं परफॉर्म करेगा, यहाँ पे कुछ फिजिकल काउंट परफॉर्म करेगा। और जो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन होंगी इस एक्चुअल डेट से लेके इस डेट की, तो ऐसे मान लो कि मान लो 20 मार्च को फिजिकल काउंट हुआ, ठीक है, फिजिकल काउंट कर दिया मैनेजमेंट ने, हमारा ऑडिटर नहीं जा पाया, वो जा रहा है 5 अप्रैल को। तो जब वो 5 अप्रैल को जाएगा, तो पहला काम तो उसका ये हो जाएगा कि जी 31 मार्च तक की एक तो इन ट्रांजेक्शन्स को इंश्योर करेगा कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। दूसरा वो ये इंश्योर करेगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इनके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्योंकि जब ये इस दिन जा रहा है तो ये सम काउंट ओनली परफॉर्म कर पाएगा, मतलब कंप्लीट फिजिकल काउंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट दोबारा थोड़ी सी साथ खड़ा होगा, ये सैंपल बेसिस पे अपने आप कर सकता है, तो ठीक है। तो इस ये जो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको बोलते हैं इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। जो एक्चुअल काउंट डेट है और जो ऑल्टरनेट डेट है उसके बीच में जो पीरियड है, इसको बोलते हैं इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। तो इनके लिए क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा अपने एडिशनल जो भी होंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगर मान लो ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे जा ही नहीं सकता, मतलब मान लो ये आउट ऑफ इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, और ये आ ही नहीं सकता, और ये मतलब इम्प्रैक्टिकेबल है इसके लिए टू परफॉर्म फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो ये क्या करेगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। लेकिन मान लो ये ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, और ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे भी नहीं जा पा रहा, तो फिर ये अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा एज पर एस ए 705। जब ऑडिटर्स ओपिनियन वाले एसे हम करेंगे, एसे 700 की सीरीज करेंगे, तो उस केस उस टाइम पे हम देखेंगे कि एस ए 5705 क्या कहता है। बट फॉर द टाइम बिंग ये अपने ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा एज पर एस ए 705, ठीक है जी। अब मान लो कि इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी पड़ी हुई है। किसी मतलब मान लो इन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, अब बैंक ने क्या करा, इनकी इन्वेंट्री को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, इन्वेंट्री के ऊपर लोन लिया, तो बैंक ने कस्टडी और कंट्रोल दोनों ले लिया इन्वेंट्री का। तो अब क्या कर सकते हो उस केस में, आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो थर्ड पार्टी से कि भैया क्वांटिटी बता दो और कंडीशन बता दो उस इन्वेंट्री की, बैंक से ही डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर लोगे, ठीक है। इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, आप इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, आप वहां जा सकते हो, बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करने दो, उसकी कंडीशन देख लेने दो,
दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, जैसे वेयर हाउस की रिसीट, इन्होंने बोला कि हमारा सामान यहाँ इस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो उसकी रिसीट मांग लो, ठीक है। फिर अटेंड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो किसी और ऑडिटर को कि वो जाए वहां पे, इनके थर्ड पार्टी फिजिकल काउंट, मान लो उस पर्टिकुलर इन्होंने किसी वेयर हाउस में अपना सामान रखवाया हुआ है, अब वो वेयर हाउस फिजिकल काउंट परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद जा सकते हैं या किसी और ऑडिटर को यहाँ भेज सकते हैं कि तू हमारे बिहाफ पे जा और फिजिकल काउंट को ऑब्जर्व कर, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिटर रिपोर्ट मांग सकते हैं, मतलब कि जहां भी इस वेयर हाउस का जो भी वेयर हाउस होगा, ये वेयर हाउस अगर कोई ऑडिट करवाता है इंटरनल कंट्रोल्स का, ठीक है, ये वेयर हाउस अपना कोई ऑडिट कराता है, तो हम इसकी ऑडिट रिपोर्ट मांग लेंगे और उससे डिटरमाइन करेंगे कि इसके इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं टू इंश्योर कि इन्वेंट्री का काउंट प्रॉपर हो रहा होगा और इन्वेंट्री एडिक्वेटली सेफगार्डेड है। इसको एक बार और समझते हैं। देखो, अगर इन्वेंट्री किसी और की कस्टडी में, किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में, किसी वेयर हाउस में आपने रखवा रखी है, या बैंक से आपने लोन लिया और बैंक ने आपकी इन्वेंट्री की कस्टडी और कंट्रोल ले रखा है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उनसे कंफर्मेशन सीख करोगे कि भाई हमें कंफर्म करो कि इन्वेंट्री आपके पास है और उसकी कंडीशन क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। दूसरा, आप खुद भी वहां पे रिक्वेस्ट करके जा सकते हो और उसकी कंडीशन को इंस्पेक्ट कर सकते हो। और ऑडिट प्रोसीजर्स आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे, और उन डॉक्यूमेंट सॉरी उन आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी होंगे, सॉरी, उन डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि वेयर हाउस की रिसीट देख सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। फिर अटेंड कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो कोई और ऑडिटर चला जाए वहां पे, फिजिकल काउंट को ऑब्जर्व कर ले। फिर जो सर्विस एंटिटी है या फिर जो वेयर हाउस है, उसकी आप ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हो, और उस ऑडिट रिपोर्ट से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि उसके इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं या एडिक्वेट हैं, और उस बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि इन्वेंट्री काउंट प्रॉपर हो रहा होगा। मतलब मान लो उस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे जो इन्वेंट्री काउंट हो रहा है वो ठीक से हो रहा होगा, और एंटिटी जो है हम इस कंडीशन भी अच्छे से मेंटेन करी हुई होगी इन्वेंट्री की। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेंट्री, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि इन्वेंट्री की कंडीशन और एग्जिस्टेंस के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं फिजिकल काउंट को, और उसमें भी हम क्या क्या चीजें करेंगे, जाके टेस्ट काउंट परफॉर्म कर लेंगे, कंडीशन को देख लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं उनको इवेलुएट कर लेंगे और ऑब्जर्व कर लेंगे, और उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और उसमें हम मैच कर लेंगे एक्चुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई अगर ऑडिटर जो है ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस फिजिकल काउंट को अटेंड नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो ऑल्टरनेट डेट पे जा सकता है। फिर ऑल्टरनेट डेट और एक्चुअल काउंट डेट की जो ट्रांजेक्शन है उनको इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन बोलेंगे, उन पे वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अगर जो ऑडिट की जो फिजिकल काउंट डेट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से अलग डेट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हो जाएगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं बिटवीन द फिजिकल काउंट डेट एंड द एक्चुअल काउंट डेट, उन ट्रांजेक्शन्स को हम उन ट्रांजेक्शन्स को हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं है। और अगर मान लो किसी रीजन की वजह से फिजिकल काउंट हो ही नहीं सकता, जो ऑडिटर है वो फिजिकल काउंट में आ ही नहीं सकता और वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो एज पर एस 705 आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे, और वो थर्ड पार्टी की कस्टडी में है तो फिर आप कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे रिगार्डिंग कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस, मतलब क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, और इंस्पेक्शन परफॉर्म करोगे और अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करोगे, जिसमें आप इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स को, थर्ड पार्टी को भेज खुद जाओगे या थर्ड पार्टी अरे या फिर अनदर ऑडिटर को भेजोगे उनके फिजिकल काउंट में, और ऑब्टेन करोगे उनसे उनकी ऑडिट रिपोर्ट और उनकी जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनकी एडिक्वेसी को जज करोगे, और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करोगे कि भाई इन्वेंट्री काउंट प्रॉपर्ली हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इन्वेंट्री एडिक्वेटली सेफगार्डेड है या नहीं है। फिर लिटिगेशन और क्लेम्स की हमें कंप्लीटनेस को जज करना है, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं टू डिटरमाइन या टू आइडेंटिफाई द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, सबसे पहला काम तो यही कर सकते हैं, मैनेजमेंट से जाके पूछ लेंगे। दूसरा, इन हाउस लीगल टीम अगर उनके पास है तो उससे जाके बात कर सकते हैं। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ TCWG, यानी कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को रिव्यू करेंगे।
फिर अगर मान लो एंटिटी और उसकी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में कोई भी टू एंड फ्रो हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, उसको रेफर कर सकते हैं और लीगल एक्सपेंस अकाउंट को जाके देख सकते हैं कि इनका एक्चुअल में एक्चुअल एक्सपेंस कितना आता है, लीगल एक्सपेंस, वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लिटिगेशंस और क्लेम्स में, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी सीख कर सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो भी एंटिटी की एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उससे जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन मान लो फॉर सम रीजन वो उसकी जनरल इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम एक स्पेसिफिक इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्या कि भाई हमें एक लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस और क्लेम्स दे दो, और अगर मैनेजमेंट के अगर अवेलेबल है आपके पास, तो मैनेजमेंट का जो भी असेसमेंट होता है कि हमारी ये आइडेंटिफाइड लिटिगेशंस और क्लेम्स है, इनका आउटकम हम ये मान रहे हैं कि ये हमें ये हमारे फेवर में रहेगी, ये हमारे अगेंस्ट में रहेगी, और इसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडिंग कॉस्ट ये इतना होगा, वो असेसमेंट हमें प्रोवाइड कर दो। और ये अपना, और फिर हम तीसरी चीज क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी एक रीजनेबलनेस, आप अपनी कंफर्मेशन दे दो अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ दैट एस्टिमेट, जो भी असेसमेंट कर रहे हैं उसकी रीजनेबलनेस प्रोवाइड कर दो। और मान लो हमसे गलती से कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी प्रोवाइड कर दो, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट लिस्ट है हमारी तो हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दो। तो इसमें ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंक्वायरी में लिस्ट मांग लेंगे लिटिगेशंस और क्लेम्स की, इनसे कह देंगे कि भाई जो मैनेजमेंट अपना आइडेंटिफाई लिटिगेशंस और क्लेम्स के लिए कह रही है कि हमारा ये आउटकम होगा, ये इम्पैक्ट होगा, अगर ऐसी कोई चीज आपके पास अवेलेबल है तो वो दे दो, और अगर अवेलेबल है और आप दे रहे हो तो उस पर रीजनेबल अश्योरेंस भी दे दो हमें कि आप इसको कंफर्म करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, रीजनेबल कंफर्मेशन भी दे दो। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि हमने नहीं मांगी वो भी दे दो हमें। उसके अलावा क्या हम जाके डायरेक्टली, ये तो हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया क्या हम जाके लीगल काउंसिल से डायरेक्टली मिल सकते हैं, यस मिल सकते हैं अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। लेकिन अगर मान लो डिसएग्रीमेंट है बिटवीन मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो उस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट का अप्रूवल लगेगा इनके पास डायरेक्टली जाने के लिए, और उसके अलावा वहां पे उस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव भी होगा मैनेजमेंट का, ठीक है। मान लो फॉर सम रीजन मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है परमिशन टू कम्युनिकेट और मीट विद द एक्सटर्नल, ना तो आप उससे कोई जनरल इंक्वायरी करोगे, ना स्पेसिफिक इंक्वायरी करोगे, ना मिलोगे, ये मना कर रहा है मैनेजमेंट, रिफ्यूज कर रहा है परमिशन। और लीगल काउंसिल, या फिर दूसरा क्या है कि लीगल काउंसिल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा अप्रोप्रिएटली टू इंक्वायरी, या फिर वो प्रोहिबिटेड है, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उन्होंने उन्होंने उनको प्रोहिबिट करके रखा है दैट यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्लाइंट्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट्स, कि आप अपने क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी थर्ड पार्टी को, वो प्रोहिबिटेड है। तो ऑडिटर क्या करेगा फिर, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, लेकिन मान लो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स से भी कुछ काम नहीं बन रहा, फिर क्या करेगा, वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा एज पर एस ए 705। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएस। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अगर आप अपने बिजनेस को डिवाइड कर दे ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, या किसी भी जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, तो वो सेगमेंट कहलाएगा, और उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन सेगमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो इसमें हमारा काम क्या होता है, एज ऑडिटर्स हमारा काम होता है कि भाई हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे दें कि जो भी सेगमेंट इंफॉर्मेशन है उसका जो प्रेजेंटेशन है और डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्टेन कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैनेजमेंट किस तरीके से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और उसको इवेलुएट कर लेंगे कि ये जो मेथड है इसकी वजह से जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि जो मैनेजमेंट मेथड यूज कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कि वो कैसे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है। फिर ये देखेंगे कि जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करी है उसकी वजह से जो डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं या जो प्रेजेंटेशन आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक आ रही है सर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आ रही है या नहीं आ रही है। और कहीं पे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स खुद भी उसको टेस्ट करके देख सकते हैं सैम्पल बेसिस पे। उसके अलावा तो दूसरा होता ही है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको ओपिनियन देना होता है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन।
एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए एज पर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ना कि जो इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है सेगमेंट में उसके ऊपर इसका कोई ओपिनियन नहीं होता। ये सिर्फ इसके प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के ऊपर ओपिनियन होता है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ होल, मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या नहीं, इस पे ऑडिटर का कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक है, तो वी आर डन विद SA 501 एज वेल। अब नेक्स्ट वीडियोज में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। So stay tuned and please do like the video, and if you have any questions on SA 501 or 500, please let me know in the comment box, and if there is anything else that you have to communicate to me, please let me know in the comment box, and thank you so much for watching. Have a good